गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पी ब्लॉक का एलिमेंट्स और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को संपूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया था। अब हमारा लोग का आया है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। डी ब्लॉक का एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं संक्रमण श्रेणी वाले तत्व। अब संक्रमण श्रेणी वाले तत्व होते कितने भाग हैं, इनके कितने भाग या कितने ग्रुप बनते हैं इनके, तो इनके टोटल 4 ग्रुप बनते हैं, जिनमें से हम सभी का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर चल के उसका भी देखेंगे। ठीक है, संपूर्ण जानकारी लेंगे। पहले हम लोग आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के संपूर्ण जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा, एक निवेदन है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हों तो वो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा इधर, तो वहाँ पे बेल आइकन जो है आप दबा लीजिएगा। फिर उसके बाद बेल आइकन के प्रेस करते ही आपको ये क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जो हमारी वीडियो रहेगी वो जैसे ही पब्लिश होगी वो आपको मिल जाएगी, तुरंत ही नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा कि सर ने वीडियो डाला है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगे या ख़राब लगे, जिस तरीके का भी हो, वो आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। और अगर अच्छे लग रही हो तो उसमें कमेंट में आप लोग बोलिए कि हाँ सर बढ़िया है, और प्लस क्या करना है, किस तरीके से अगर कुछ ग्रोथ करवाना है तो वो भी आप बताइए कि क्या उसमें अलग से हम लोग क्या आपको दें। जो भी आप बोलेंगे वो होगा आपके साथ, आपको मिलता रहेगा। क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं तो वो तो पढ़ाते ही हैं, प्लस स्टूडेंट अगर कुछ पूछता है तो उसको भी बताया जाता है। नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर हमको लोगों को लगेगा कि भाई कोई पढ़ता उड़ता है नहीं, घूमते रहते हैं सब लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कितने भागों में विभक्त करते हैं, तो इनको हम लोग 4 भागों में विभक्त करते हैं और चौथे भागों में 4 भागों में विभक्त करते हैं। चारों भागों में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। पहले भाग को हम लोग देखते हैं कि जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, कि बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी वाले तत्व। तो ये क्या कौन कौन से होते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी वाले तत्व, जिनको हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं उसको जानने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से हम उन तत्वों के बारे में पता करेंगे। तो हमारा लोग का ट्रिक जो है वो है क्या है ट्रिक भाई? तो ट्रिक है आपका कि साइंस टीचर विनेता कृपलानी मन फिक्रोनी क्यों जान जलाती हैं, मतलब टीचर हैं एक, और वो क्यों आपके ऊपर जान डाल रही हैं कि वो अपना मतलब क्या दे रही हैं, अपना बेस्ट दे रही हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं पता है। तो वही चीज़ हमारे एक ग्रुप वो हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फिक्रोनी क्यों जान जलाती हैं। ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ क्यों लग गया है, क्योंकि यहाँ पे क्यों का शब्द आया हुआ है। ठीक है, इसलिए चलिए तो इसको आप लोग देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या छिपा हुआ है। तो इसमें ये देखिए, साइंस में हमारा ये टूटेगा तो ये बनेगा आपका SC, ठीक है।
और टीचर को जब टूटेगा तो टीचर से बनेगा टी आई, ठीक है, टी ई नहीं टी आई, ठीक है। और विनीता से टूटेगा जब, तो विनीता से क्या बनेगा, विनीता से बनेगा वी। और किप्रानी से जब टूटेगा तो किप्रानी से बनेगा क्या, सी आर, किप्रानी, ठीक है। मन जब टूटेगा तो उससे बनेगा एम एन। और फिर क्रोनी जो है तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसको, और तीनों भागों को क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ये 3 भाग हो गए। अब तीनों भागों से बनेगा, इसमें बनेगा फे से बनेगा एफ ई, क्रो से बनेगा सी ओ, और नी से बनेगा एन आई, ठीक है, एन आई बनेगा, ये हो गया। और क्यों में क्या बनेगा, तो क्यों से बनेगा आपका सी यू, क्यों। जान से बनेगा, क्या बनेगा जान से बनेगा जेड एन, ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको हम लोग क्या करते हैं कि उनके नाम देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो इनके नाम क्या हैं, ये देखिए, इसका नाम है, थोड़ा होगा, चलिए, तो ये क्या हम लोग इसका नाम अब जानते हैं, तो देखते हैं इसका नाम क्या क्या है। तो ये है आपका, क्या नाम है इसका नाम है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम इसका नाम है, किसका, SC का, ठीक है। उसके बाद ये जो आया आपका, ये है आपका टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम के बाद ये वाला क्या है, ये है आपका वैनेडियम, ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्या है आपका, CR से क्या बनेगा, CR से बनेगा क्रोमियम, क्या बनेगा, क्रोमियम बन जाएगा। इसके बाद ये क्या बनेगा, MN से क्या बनेगा, MN से बनेगा मैग्नीज, क्या बनेगा, मैग्नीज के बाद ये Fe से क्या बनेगा, Fe से बनेगा क्या, आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं। ये क्या है, ये है कोबाल्ट, क्या है, कोबाल्ट, ये कोबाल्ट हो गया। ये क्या है, ये है निकेल, सही बना, निकेल, ये निकेल हो गया। ये क्या है, ये है कॉपर, क्या है, कॉपर, Cu से कॉपर हो गया। और Zn से क्या बनेगा, जिंक बनेगा, क्या बनेगा, जिंक, ये हो गया, ठीक है। ये सारे इसके नाम हैं, और इनके नामों के साथ साथ इनका अब क्रमांक भी देख लेते हैं कि इनका क्रमांक क्या क्या है। तो इनका क्रमांक है, सीरियल से इनका क्रमांक है, तो ये क्या है, 21 इसका क्रमांक है। इसका क्रमांक कितना है, इसका क्रमांक है 22, इसका क्रमांक है 23, इसका क्रमांक है 24, किसका क्रमांक 24 है, क्रोमियम का, ठीक है। पाँचवा इसका क्रमांक है 25, 25, और इसका क्रमांक है 26, इसका क्रमांक है 27, इसका क्रमांक है 28, इसका क्रमांक है 29, और इसका क्रमांक है 30। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 से लेकर 30 तक के तत्वों के बारे में प्रथम संक्रमण श्रेणी वाले तत्वों में गिनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर इसका कोई शॉर्ट स्क्रीन लेना चाह रहा हो, अच्छा, शॉर्ट स्क्रीन लेने से पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि इसका जो है भार कितना है, ठीक है, भार, इसका एटॉमिक मास कितना है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एटॉमिक मास, जिसको बोलते क्या है, परमाणु भार या
या और क्या नाम बोलते हैं इसको एक नाम और बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं सभी तत्वों के। तो जो इसका है स्कैंडियम का परमाणु भार अगर चेक किया जाए तो उसका परमाणु भार मिलता है हमको 44.96। अगर 44.96 मिल रहा है तो इसमें आप ये लोग जानते हैं आप लोग कि यहाँ पे 5 से ये 9 अधिक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इधर ऐड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं 45, ठीक है। 55 जो है किसका है, स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान है। अगला टाइटेनियम का जो है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो टाइटेनियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो है आपका 47.90। इसको हम लोग 47, 9 से 5 से अधिक है 9, तो इसलिए हम लोग इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलेंगे 48, ठीक है। ये हो गया 48 किसका, टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम के बाद वैनेडियम का आएगा। तो वैनेडियम में क्या होता है कि वैनेडियम का भार चेक करेंगे तो वो आएगा 50.94, ठीक है। इसको हम लोग 9 जो ये है अधिक है, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो इसमें हो जाता है 51, ठीक है। ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्रोमियम का अगर परमाणु भार चेक करेंगे तो उसमें कितना बताएगा, क्रोमियम में आपका परमाणु भार जो बताएगा वो बताएगा 51.99। तो इसको हम लोग कितना बोल देंगे, 52 बोल देंगे। क्यों बोल देंगे, क्योंकि इसमें ये जो दूसरी संख्या हम लोग के बाद वाली संख्या है वो 5 से अधिक है, इसलिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम का अगर बात करें तो मैग्नीज का अगर बात करें, अगला देखते हैं मैग्नीज की बात करें तो कितना होगा, इसका परमाणु भार होगा मैग्नीज का 54.94। इसको हम लोग कितना मान लेंगे कि ये हो गया 55, ठीक है, 55, ये हो गया 55, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो 55 क्या है, ये मैग्नीज का जो है क्या है, इधर परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अगला देखते हैं आयरन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो वो देखते हैं कि आयरन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। ये देखिए यहाँ पे आयरन का परमाणु द्रव्यमान है 55.85, ठीक है। इसको हम लोग ये देखिए ये 5 से अधिक है, इसलिए इसको हम लोग बना देते हैं 56, ये हो गया। अगला वाला देखते हैं, क्या देखते हैं, कोबाल्ट का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो कोबाल्ट में जो है कितना परमाणु भार है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.93, ये हो गया। अगर इसको देखें तो ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम लोग बता देते हैं कितना, 59, ठीक है। ये हो गया कोबाल्ट का। कोबाल्ट के बाद आपका निकिल आता है। तो निकिल का अगर बात करें तो निकिल की जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होगा, वो होगा आपका 58.7। अगर इसको इक्वल मानेंगे तो ये आपका ज़्यादा है 5 से, तो इसलिए इसको हम लोग कितना बोल लेते हैं, ये हो जाता है 59, ठीक है। अब ये देखिए 59 और 59 दोनों है, तो इसका द्रव्यमान कोई भी तत्व होगा उसका द्रव्यमान 55 मतलब सेम हो सकता है। ये चीज़ें आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जान जाएंगे, ठीक है। अगला है कॉपर का अगर देखें तो 53.55 होता है इसका। इसको हम लोग कितना बोल देंगे, 63.55 होता है। अगर देखेंगे तो 64 इसका बोल देंगे, ठीक है। अगला देखेंगे जिंक का कितना होता है परमाणु भार, तो जिंक का जो परमाणु भार होता है 65.36 होता है, 65.38 होता है, 38, ठीक है, 38। तो इसको हम लोग कितना बोल देंगे, ये देखिए 5 से कम है इसलिए इसको 65 ही रख देते हैं। तो ये हो गया इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। स्कैंडियम का परमाणु भार कितना हो गया, 45 कितना हो गया 45।
टाइटेनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 48, वैनेडियम का कितना है 51, क्रोमियम का कितना है 52, मैग्नीज का कितना है 55, आयरन का कितना है 56, कोबाल्ट का कितना है 59, निकिल का कितना है 59, कॉपर का कितना है 64 और जिंक का 65। ये हो गया। तो इसको अगर एज इट इज़ आप लोग रखना चाहते हैं तो इसमें शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रफ़ करता हूँ। तो चलिए इसको मैं रफ़ करता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैज्ञानिकों के नाम। ठीक है, चलिए इसको मैं रफ़ करता हूँ यहाँ से। हाँ, इसको रफ़ करता हूँ और इसको जो है हम लोग वो बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसके माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, जो ग्रुप बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे इसका। और इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, इसको 10 भागों में बांटते हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे हम लोग 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसमें 2 10 तत्व हैं, इसलिए हम इसको 10 भागों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, ये 10 है। अब इनको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है इसमें भर देते हैं SCTIVCRMN, अगला Fe, अगला CO कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये हो गया। तो इसका हम लोग परमाणु क्रमांक भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितना होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक आप लोग जान रहे हैं, अभी मैंने बताया कि इसका होता है कितना 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पे 30। ये हो गया। अब नीचे वाले की आवश्यकता नहीं है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग इसमें देखते हैं कि किस तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने किया हुआ है। तो इसमें हम लोग पहला वाला देखते हैं, जैसा कि ये है, कौन सा है, स्कैंडियम है। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी
निल्सन, FL निल्सन ने किया था। कब किया था इसकी खोज? ये खोज इन्होंने किया था 1879 में। और ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे आपके कहाँ के? स्वीडन के, स्वीडन के, ठीक है। ये रहने वाले स्वीडन के थे। कौन थे? LF निल्सन, FL निल्सन। ये किसके खोज करता है? वो है किसके? ये खोज करता है स्कैंडियम के, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। टाइटेनियम की खोजकर्ता की बात की जाए तो ये थे आपके, कौन थे? ये थे क्लैपोर्थ थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे जर्मनी के रहने वाले। और किस सन में इन्होंने खोज की थी? तो इन्होंने की थी 1795 ईस्वी में इसकी खोज की थी, ईस्वी में, ठीक है। 1795 ईस्वी में। ये हो गया। इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है। अगला हम लोग देख रहे हैं वेनेडियम का। वेनेडियम की अगर बात करें कि इसकी खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसको मैं यहाँ से ले आके नीचे लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर आपको जगह कम मिलेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। ये है इस बॉक्स में वेनेडियम का खोजकर्ता, ठीक है। वेनेडियम की खोजकर्ता कौन थे? तो वेनेडियम की खोजकर्ता थे सैफ स्ट्राम जो हैं वेनेडियम के खोजकर्ता थे। ये कहाँ के रहने वाले? तो ये थे स्वीडन के रहने वाले, स्वीडन के रहने वाले। और इन्होंने किस सन में इसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी 1830 ईस्वी में इसकी खोज, ठीक है। 1830 ईस्वी में। ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम को हम लोग ले आते हैं यहाँ पे। देखिए ये आ गया क्रोमियम। अब क्रोमियम की खोजकर्ता कौन है? तो क्रोमियम की खोजकर्ता हैं आपके कौन? क्रोमियम की खोजकर्ता हैं वाक्वेलिन जो है इसके खोजकर्ता हैं। तो ये कितने सन में इसकी खोज किए थे? तो वो किए थे 1798 ईस्वी में इसकी खोज कर लिए थे वो, 1798 ईस्वी में कर दिए थे। और ये रहने वाले कहाँ से के थे? तो ये थे आपके फ्रांस के रहने वाले। कहाँ के? फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले, ठीक है। ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको बना देते हैं। ये हो गया। तो मैग्नीज का अगर बात किया जाए कि मैग्नीज के खोजकर्ता कौन थे, तो मैग्नीज के खोजकर्ता थे जे जी जॉन। ये खोज करता थे इसके। और ये किस सन में इसकी खोज किए थे? तो इसकी खोज किए थे 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में इसकी खोज इन्होंने कर दी थी जी जॉन ने। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे आपके स्वीडन के रहने वाले थे, ठीक है। स्वीडन के रहने वाले थे। अगला हम लोग देखते हैं कि अगला खोज कौन किया था, जिसको हम लोग आयरन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कौन किया था खोज करता। तो इसकी खोज जो हुआ था, ये हुआ था आपका प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। ये कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल में इसकी खोज हो गई थी। और प्रागैतिहासिक काल में किस सन में अगर खोज किया गया था इसको, तो ये करीब 4000 ईसा पूर्व इसकी खोज हो गई थी। ईसा पूर्व इसकी खोज हो गई थी, ठीक है। अच्छा, ईसा पूर्व लिखा है तो इसका मतलब है
ईसा मसीह का जन्म से पहले की बात हो रही है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के जन्म यानी कि कौन खोजकर्ता थे, तो कोबाल्ट के खोजकर्ता जो हैं वो कौन है, तो कोबाल्ट के खोजकर्ता हैं जी क्रेडट। कौन थे खोजकर्ता, जी क्रेडट। ठीक है, जी क्रेडट इसकी खोज करता है। तो ये किस सन में इसकी खोज किए थे, तो ये थे इसकी खोज, ये कब किए थे इसकी खोज, तो ये किए थे इसकी खोज 1337 ईस्वी में इसकी खोज इन्होंने किया था। ठीक है, 1337 ईस्वी में इसकी खोज इन्होंने किया था। ये हो गया। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं निकिल का। तो निकिल की अगर बात करें तो निकिल की खोजकर्ता कौन थे, तो निकिल का हम लोग यहाँ पे बनाते हैं नीचे। निकिल की खोजकर्ता कौन थे, तो निकिल की खोजकर्ता थे आपके निकिल ए क्रॉस्टेडट। तो ये एफ क्रॉस्टेडट ने इसकी खोज की थी। और ये किस सन में इसकी खोज किए थे, तो ये किए थे 1751 ईस्वी में। 1751 ईस्वी में इसकी खोज कर दी थी इन्होंने। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये थे स्वीडन के रहने वाले, स्वीडन के रहने वाले। ठीक है, अगली बात किया जाए तो ये कॉपर आता है। तो कॉपर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉपर की खोज किसने की थी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे देख लेंगे जिंक की खोज किसने किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉपर की खोज आपका कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में इसकी खोज हो गई थी। लगभग अगर कहा जाए तो ये करीब 8000 ईसा पूर्व इसकी खोज हो चुकी है। 8000 ईसा पूर्व। ठीक है, कॉपर की खोज प्रागैतिहासिक काल में 8000 ईसा पूर्व हो गई थी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं। अगर तांबा बोलते हैं तो ये एक ऐसी बात है कि कॉपर को आप लोग ये भी जान लीजिए कि ये क्या है, ये सबसे पहले खोजे जाने वाला तत्व है। खोजे जाने वाला तत्व है। ठीक है, सबसे पहले इसी की खोज हुई थी कॉपर की। ठीक है, कॉपर यानी कि आपका तांबा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि जिंक की अगर खोज की जाए, चेक किया जाए कि जिंक की खोज किसने किया था, तो जिंक का खोज आपके किस वैज्ञानिक ने किया था, तो जिंक की खोज किया था ए एस मारग्राफ। ठीक है, ए.एस. मारग्राफ। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अच्छा, इन्होंने किस सन में इसकी खोज की थी, तो इन्होंने की थी इसकी खोज कब, 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और 1746 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसके साथ साथ ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये थे आपके जर्मनी के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले। ठीक है, तो ये हो गए जर्मनी के रहने वाले। तो इसको अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो इसको अपने मोबाइल में शॉर्ट स्क्रीन के तरीके से आप लोग इसको रख सकते हैं। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको रफ करते हैं और चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। ठीक है,
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका स्कैंडियम का। तो हमारा ये क्या है? स्कैंडियम है, Sc स्कैंडियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये है 21। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए आप लोगों का जैसे हम लोगों ने बताया था कि क्या हमको पता होना चाहिए, इसमें पता होना चाहिए कौन सी एनर्जी लेवल में किस तरीके से हम भरते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1s 2s 2s 2p 3s 3p 3d, उसके बाद 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। ठीक है, उसके आगे देखते हैं 6s 6p 6d 6f, और आगे हम लोग देखते हैं 7s 7p 7d 7f। ये हो गया। ठीक है, तो इसका क्रम कैसे होता है, चलने का ढंग कैसे होता है इसका? तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं आप लोग कि कैसे होता है। ये इस तरीके से हम लोग इसको कट कर देते हैं, और जैसे जैसे कट करते हैं जो कटता हुआ जा रहा है उसी को हम लोग उसी सेम टू सेम लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कटने के बाद इसको मिला देते हैं कि क्या क्या है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे इससे। ठीक है, ये लगभग सब लोगों को याद हो चुका होगा क्योंकि हम लोग इसका कई बार उपयोग कर चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे फिल कर दे रहे हैं, और ये 3 का आवश्यकता है नहीं क्योंकि आज तक ऐसे कोई तत्व नहीं खोजे गए जो कि हम इनको उपयोग में लाएं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 21। अब जब 21 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसमें हम लोग भरेंगे, फिल करेंगे, तो ये होगा 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 के बाद 3p6 और 3p6 के बाद 4s, फिर 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d। अब 3d आ गया तो d तत्वों के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो मतलब इस वाले एलिमेंट्स में हम लोग यहीं पे बात ही कर रहे हैं। टोटल तत्वों में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो केवल यहीं तक आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग संख्या गिन लेते हैं कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनों को गिन लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन बचा है कि जो कि हम डी में फिल करें। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए 2 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 10 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? वो है 21 यानी 21 इलेक्ट्रॉन। जब 21 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किया गया। अगला जो है हमारा टाइटेनियम। ठीक है, ये है Ti। ठीक है, इसका कितना है परमाणु क्रमांक? वो है
22 यानी कि 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो इसका होगा सेम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और लास्ट में 3d करके हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और इसका काउंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। तो यहाँ पे देखिए काउंट करिए, ये है 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे तो 2 6 8 2 6 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। और चाहिए कितने हैं, कितने इसमें है 22 यानी कि 22 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर देखेंगे तो काउंट करेंगे तो 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। टाइटेनियम के बाद आपका आता है वैनेडियम, ठीक है। वैनेडियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जब हम लोग, तो इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद लास्ट में हमारा लोग का यहाँ पे चला जाएगा 3d। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ये हो गया। अब अगर देखेंगे कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से यहाँ तक का 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 10 20 और 3 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया। अगला हम लोग देखें क्या है अगला, ये है क्रोमियम Cr से। क्रोमियम इसका कितना है? इसका है 24 इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का है 24 इलेक्ट्रॉन। अब 24 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात आ रही है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d4। ये होना चाहिए था, क्या ये होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है वो आप जान लीजिए। देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो कक्षक है अपने हाफ अष्टक को पूरा करने के लिए, हाफ अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 5 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये S से ले लेता है क्रिया करके, इससे अपना इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, इसको ले लिया। और जब इसको ले लिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहाँ पे हो गए 5 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। और जब यहाँ पे 1 हुआ तो ये 10 की जगह पे 10 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रोमियम का ज़्यादा से ज़्यादा हर एक प्रतियोगिता में, चाहे कह लीजिए चाहे इंटर के पेपर्स में कह लीजिए, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन करना आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखिए कि इसमें होता क्या है कि सेम एज इट इज़ सब चीज़ें रहेंगे, लेकिन होता क्या है लास्ट वाले में जो 3D आता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें S वाले में, S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, एक अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जो ये देखिए 3D है ना, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाएगा अपना अर्ध अष्टक पूरा कर देगा। और जब ये अर्ध अष्टक पूरा कर देगा और इसका भी अर्ध अष्टक पूरा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये देखिए S ब्लॉक का है तो S ब्लॉक में जो एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऐसे भरे जाते हैं, और P ब्लॉक में आपके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं, ये ठीक है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जब इसमें है तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कहता क्या है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और यहाँ पे आ गया, और जैसे ही आया तो ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। आधा जो है एक एक इलेक्ट्रॉन सब में आ गए, तो इसलिए अर्ध अष्टक इसका कंप्लीट हो गया और इसका भी अर्ध अष्टक कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ये क्रोमियम का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में एक आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं इसके।
ठीक है, तो ये हो गया। इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से नीचे से। चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 4s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना हुआ था यहाँ पे, ये हुआ था ना, इसका क्या हुआ था 2 था, यहाँ पे 1 कर दिया था हम लोगों ने। एक मिनट, इसको मैं नहीं लिखता हूँ, क्यों नहीं लिखता हूँ अभी बताते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो है सारे का सारे में क्या होता है, सारे सेम ही आते हैं, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट निकाल देते हैं। जो हमारा देखिए ये चारों हो गए हैं। अगला है हमारा मैग्नीज। मैग्नीज का देखिए सिंबल तो Mn है, मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल देखें तो Mn है, ठीक है। मैग्नीज है, कितने इलेक्ट्रॉन, 25 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होगा क्या कि इसमें लास्ट वाले कक्षक में सेम रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही। इस वाले कक्षक में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आ गया 25 इलेक्ट्रॉन, 10 10 20 5 25 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Mg हो गया। अब उसके बाद देखिए आयरन हो गया। यहाँ पे आयरन का कितना होता है, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कैसे होता है, देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 2 की जगहों पे अब आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 2 की जगह पे अब आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया तो ये 26 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद हमारा लोग का आता है कोबाल्ट का CO। कोबाल्ट में कितने होते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका अगर चेक करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में केवल बदलेगा, और यहाँ पे देखिए 27 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है कोबाल्ट के बाद आता है निकेल, Ni निकेल आता है। इसका कितना होता है, 28 होता है। और इसका अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेम टू सेम ये 2 हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरा जाएगा, ये हो जाएंगे। और इसको अगर काउंट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये 10 इलेक्ट्रॉन है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन 28, मतलब 10 10 20 8 28। इसको भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब हमारे बचे कितने, देखिए यहाँ पे ये 4 अब हो गए, अब बचा हमारा 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 लोगों को रख लेते हैं, बाकी और रफ कर देते हैं। और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे आ रहा है अगला कॉपर Cu, कितना होता है, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब कॉपर 29 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे संख्या होगी आपकी, कितनी होगी, लास्ट वाले अंक में आपकी संख्या होती है कितना, 9 होंगे। लेकिन होता क्या है, अब देखिए यहाँ पे टेस्ट फिर आ गया। क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे फिल कितना हो गया, ये देखिए यहाँ पे हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। अब इसको फिर से अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करता है, अब की बार इससे एक ये ले लेता है और यहाँ से ये गायब होके यहाँ पे चला जाएगा। तो ये अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 था, इसमें एक जोड़ दिया गया तो टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक कमी हो गई, तो यहाँ पे 2 था तो उसमें 1 कम हुआ, तो यहाँ पे बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, 4s1 और 3d10 हो जाएगा, ये हो जाता है यहाँ पे। तो इसका भी कभी कभी पूछ लेता है, कॉपर का भी पूछता है, और क्या बल पूछता है, ये कॉपर और क्रोमियम 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा इंटर में आपका पूछता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार तत्पर रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉपर के बाद आपका जिंक आता है, Zn कितना है, 30 है। अब 30 है तो इसमें देखिए 10 10 20 और बचता कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम 10 इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा फिल कर देते हैं। तो ये रहा हमारे लोग का कॉपर और
जिंक का। ठीक है, तो इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग डी ब्लॉक के पहले संक्रमण श्रेणी वाले तत्वों के बारे में डिस्कस कर लिया, संपूर्ण डिस्कस कर लिया। अब आगे हम लोग चलेंगे किसमें, डी ब्लॉक के सेकेंड संक्रमण श्रेणी वाले तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।